अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खान और मैं हूं आपके साथ मदीहा अल्मास खान। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। जस्टिस शकील अहमद आज नदीम सरवर की दरखास्त पर समाअत करेंगे और दरखास्त में वफाकी हुकूमत और PTA समेत दीगर को फरीक बना लिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए बगैर इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार हत्ता कि हर शुबा है ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। इंटरनेट बंद करना बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत का इंटरनेट बंद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और मुल्क में इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकामात जारी किए जाएँ। पाकिस्तान में सारिफीन को इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल से मईशत को होने वाला नुकसान $30 करोड़ से तजावुज़ कर सकता है। एक बयान में एसोसिएशन का ये कहना है कि फायरवॉल नफाज पहले ही इंटरनेट के मुनक़ता होने का सबब बना है। फायरवॉल का जो नफाज है वो VPN की ख़राब कारकर्दगी का सबब भी बन चुका है, जबकि इंटरनेट की सुस्त रवी और VPN की ख़राब कारकर्दगी कारोबार के बड़े नुकसानात का सबब बन रही है। इसी पर आगे चलकर हम मज़ीद बात करेंगे। मज़ीद बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की। शदीद दर्द में मुब्तला अफराद को ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने की जो उम्मीद है वो किस तरह से दिलाई जा सकती है। पाकिस्तान के ट्रांस नेशनल एजुकेशन सेक्टर में बड़ी पेशरफ्त। फायरवॉल से IT की सनत मुतासर, लाखों नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा। PTI रहनुमा के कत्ल में हैरानकुन इंकशाफात, बेटे ने कत्ल की डील 6.5 करोड़ में की। प्रोग्राम के आगाज में हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। कैंसर, जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी या ऐसे ही दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को बेशतर सूरतों में शदीद तरीन दर्द भी बर्दाश्त करना पड़ता है और इस दर्द को ख़त्म करने के लिए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। इस तरीका इलाज से शदीद दर्द में मुब्तला रहने वाले अफराद को ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने की उम्मीद दिलाई जाती है। इस तरीका इलाज से माइग्रेन का इलाज भी मुमकिन है, क्योंकि माइग्रेन आम सर दर्द नहीं है बल्कि ये ऐसी कैफियत है जिससे इंसान की आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, जबकि कुछ को गुनूदगी भी होने लगती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को कै और मतली की कैफियत भी होती है। माइग्रेन के सबब 50 साल से कम उम्र लोग किसी भी किस्म की माजूरी का शिकार होते हैं। कई लोग तो माइग्रेन की संगीनी को नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर से रजू नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माइग्रेन को आम दर्द समझना अब पुरानी बात हो चुकी है। जहाँ आम तौर पर सर दर्द को बर्दाश्त किया जा सकता है, वहीं पर माइग्रेन बहुत शदीद होता है और बाज़ औक़ात जिस्म में शदीद कमजोरी महसूस होने लगती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ये दर्द मर्दों के मुकाबले में खवातीन में तकरीबन 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। बिल्कुल ऐसे आमतौर पर हम देखते हैं कि हर 15 मर्दों में से एक के मुकाबले में ये हर 5 में से एक औरत में पाई जाती है। खवातीन पर माइग्रेन की शिद्दत ज्यादा होने की वजह जिनसी हार्मोन्स का बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव NHE1 में तब्दीली का बाइस भी बनता है। तो आज हम माइग्रेन के हवाले से बात करेंगे कि इसको पेन मैनेजमेंट के थ्रू हम किस तरह से सेटल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आए रोज़ ख़वातीन में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और प्रॉब्लम फिर ये है कि इसकी अभी तक कोई उस हवाले से मेडिसिन भी मौजूद नहीं है। तो आज हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस तरह से इसका तरीका इलाज मुमकिन है। बहुत से लेटेस्ट ऐसे मेडिकल इलाज आ चुके हैं जिसकी वजह से जिनके बाइस हम इसको क्योर कर सकते हैं और इस पर काम भी किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हैं जो कि मंजर आम पर आ चुकी है। आज हम उन पर भी बात करने जा रहे हैं। पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि माइग्रेन हमें आप ज़रा डिटेल में बताएं, क्या है ये दर्द, क्यों होती है, ये जेनेटिकली हम में आती है या इसकी क्या रीज़न है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी ज़बरदस्त सारी बातें कर दी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये इट इज़ इवन नॉट 3 टाइम्स, इट इज़ मोर देन 4 टाइम्स ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है और यंग एज में बहुत ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा एज ग्रुप है वो तकरीबन 25 से 40 ईयर्स की एज के बीच में हमारे पास बेशुमार मरीज़ आते हैं। ठीक है। और कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि जब बंदे की उम्र 60-65 में फैल जाती है, फिर बाज़ औक़ात नेक में जो गर्दन के मसल्स हैं ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों की आंखों के पीछे दर्द होनी शुरू हो जाती है। सो डिफरेंट
उसकी आगे समझें कि किस्में बनती जाती हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ज़ाहिर है वो चीज़ आमतौर पर बढ़ती जाती है। ठीक है, और अगर इसको इग्नोर करते हैं तो ऐसा भी है कि किसी किस्म की कोई माजूरी हो सकती है या मसला ज़्यादा शदीद हो सकता है, हमारा जो ब्रेन है वो भी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है इससे? नहीं, इसमें अभी तक चूंकि ये ब्रेन के बाहर है, ब्रेन के अंदर कुछ नहीं है। अब ब्रेन के बाहर कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन इससे माजूरी होने का, इसका कैंसर बनने का, इसका फालिज होने का, इसका इससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। हाँ जी, एक लेटेस्ट तरीक़ेकार है जिसमें हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक स्टेम सेल्स हैं जो हम बॉडी से ही निकालते हैं और उनकी सेल्स बनाते हैं, और नंबर 2 एक्सोसोम्स हैं। ये एक बने बनाए सेल्स आते हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, और ये सेल्स करते क्या है, बेसिकली ये रीजनरेट करते हैं, इसीलिए इसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। इसको हम जब लगाते हैं, सपोज अगर किसी की स्किन में लगाएंगे, उसकी स्किन रीजनरेट कर देगी। फिर हम बाज़ वक़्त इसको घुटनों में लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं, हम घुटनों में लगाते हैं। जिन लोगों की आर्थराइटिस है उसके अंदर वो क्या होता है कि जो अंदर कार्टिलेज होती है वो रीजनरेट कर जाती है। हम माइग्रेन में उसको लगाते हैं ब्लड में, वो इन्फ्यूजन की सूरत में। वो जब जाते हैं तो अक्सर जो रीजनरेट इसका सेल, ये इनका सेल्स का काम भी है कि वो चीज़ें जहाँ पे डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर कर देंगे। सो दे आर इफेक्टिव, जो दोनों स्टेम सेल्स भी और एक्सोसोम्स भी। लेकिन क्योंकि अभी ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, इस पर अभी काम जारी है, लेकिन दे कैन बी इफेक्टिव। यस, ठीक है, बहुत शुक्रिया पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अभी बढ़ेंगे इस सेगमेंट की तरफ, तालीम के बारे में बात करते हैं। तालीम पे इंटरनेशनलाइजेशन को अक्सर TNE कहा जाता है। पाकिस्तान में इस अहम मौजू पर बहुत कम लिखा और बोला जाता है। इसके बाद तालिब इल्मों के लिए तेज़ी से बढ़ती हुई आलमी मार्केट, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन के मैदान में नई राहें खुलती हैं। हायर एजुकेशन TNE तारीफ एक ऐसे ही काम के तौर पर इसकी की जाती है जिसमें आला तालीम के इदारे दूसरे मुल्क में तालीम फ्राहम करते हैं और तालिब इल्म तालीम के लिए दूसरे ममालिक में नहीं जाते हैं। इसकी कई अशकाल और इकसाम हो सकती हैं, लेकिन ये ब्रांच कैंपसेस, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन तालीम की फराहमी, मुश्तरका और दोहरी डिग्री पर प्रोग्राम्स वगैरह तक महदूद नहीं है। TNE की आसान अल्फाज में तारीफ यूँ भी की जा सकती है, तमाम तरह के आला तालीम के जो प्रोग्राम्स हैं या तालीमी कोर्सेज हैं, इनका एक ऐसा सेट है जिसमें तालिब इल्म ऐसे मुल्क में तालीम हासिल करते हैं जहाँ डिग्री देने वाला इदारा वाक़ई नहीं होता। TNE तेज़ी से बढ़ता हुआ एक आलमी प्लेटफॉर्म है जो तालिब इल्मों को उनके मुल्क में ही बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तालीम फराहम करता है। इस तरीक़ाकार को आलमी तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज पाकिस्तानी तलबा को TNE सिस्टम के तहत आलमी सतह के कोर्सेज ऑफर कर रहा है। बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज में TNE प्रोग्राम करने वाले तालिब इल्मों के लिए बरतानिया के पार्टनर इदारों में ट्रांसफ़र का अमल कितना आसान है, क्या इसमें कोई मखसूस शराइत हैं और क्या इससे मुतल्लिक कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े के मौके भी मौजूद हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ एकेडमिक्स BIC हारून असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज है क्या और ये किस तालीमी शोबे पर तवज्जो मरकूज करता है? बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज TNE सेक्टर में एक इदारा है। सो प्राइमरली बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज TNE सेक्टर में इस तरह है कि एक इंटरनेशनल पार्टनर होता है जो कि UK बेस्ड है। बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज के केस में वी हैव University of London as our partner institute, Liverpool John Moores University as our partner, Pearson and NCUK. So इसमें ये होता है कि एक पार्टनर इंस्टीट्यूट की डिग्री जो स्टूडेंट्स उस कंट्री में नहीं जा सकते उन डिग्रीज़ को हम पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम लॉ की डिग्रीज़, कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, IR की डिग्रीज़ और इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज को जो चीज़ मुनफरिद बनाती है वो ये है कि हम पाकिस्तान के पहले PEC रिकग्नाइज इदारा है जिस की वजह से हम इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं जो कि PEC रिकग्नाइज्ड हैं। और ये हम एक डिफरेंट करता है क्योंकि वी आर द ओनली वन एंड वी आर द फर्स्ट वन टू गेट अ PEC रिकग्नाइज्ड डिग्रीज ऑफ UK इन पाकिस्तान। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज TNE प्रोग्राम्स ऑनलाइन मुकम्मल करने का कोई लचकदार ऑप्शन फ्राहम करते हैं और इस तरीके से तालीम हासिल करने वाले जो तालिब इल्म हैं उनको फ़वाइद क्या हासिल होते हैं?
ऐसे है कि बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज के करंटली 4 कैंपसेस हैं डिफरेंट सिटीज़ में। एक रावलपिंडी में है, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक फैसलाबाद में है। सो हमारा मॉडल इस तरह है कि जो इंटरनेशनल पार्टनर के डिग्री प्रोग्राम्स हैं एज़ इट इज़ वही हम डिग्री प्रोग्राम्स अपने कैंपसेस में रन करते हैं। सो स्टूडेंट के पास ऑप्शन ये होता है कि वो स्टूडेंट हमारे कैंपस में उस प्रोग्राम में एनरोल हो जाता है और वही करिकुलम और वही सब चीज़ें और वही असेसमेंट, असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम्स को फॉलो करता है जो कि वो एक यूके जाके एक इदारे के अंदर एनरोल करके करेगा। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी पाथवेज़ हैं। पहला पाथवे ये है कि यही स्टूडेंट यहाँ पे ही हमारे साथ ही बीकन हाउस में रहते हुए ही अपने डिग्री प्रोग्राम को मुकम्मल कर सकता है। एक और पाथवे उनके पास ये है कि वो हमारे पास प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को 1 साल या 2 साल अपने कंप्लीट करने के बाद इसी प्रोग्राम से वो ट्रांसफ़र लेके यूके भी जा सकते हैं। ये जो TNE प्रोग्राम है या TNE सेक्टर है, इसमें काफ़ी लचक है स्टूडेंट के लिए। वो अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क के अंदर ही अपने घर की कंफर्ट को छोड़े बगैर भी एक डिग्री को कंप्लीट कर सकता है जो कि एक यूके की डिग्री होगी, और वो ये भी कर सकता है कि वो यूके भी जा सकता है। ठीक है हारून साहब, इस हवाले से मैं ये भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि BIC में दाखिला लेने वाले तलबा को यूके की बराह रास्त यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के मुकाबले में जो माली फ़वाइद हासिल होते हैं, मैं चाह रहा हूँ वो भी आप हमें ज़रूर शेयर करें कि अगर एक तालिब इल्म वो बराह रास्त यूके जाता है, वहाँ पर रहता है, तमाम खर्चा उठाता है, कितना डिफरेंस आ जाता है एक्सपेंसेस का? जी, ये एक बहुत मेजर एरिया है जिसको हमें लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अमेजिंग नहीं है और हर पेरेंट एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगर हम बात करें रफ़ फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर, तो अगर आप यूके जाएं तो 1 साल की आपकी रफ़ कॉस्ट इज़ अराउंड 25,000 to 30,000 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी हिसाब में 90 लाख और 1 करोड़ के दरमियान बन जाती है। जिसके मुकाबले में अगर आप वही डिग्री प्रोग्राम्स TNE प्लेटफॉर्म के थ्रू और BIC के थ्रू पाकिस्तान में रहते हुए करते हैं तो आपको इसका 1/10वां हिस्सा पे करना पड़ेगा। सो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको वही डिग्री, वही प्रोग्राम उसी यूनिवर्सिटी से 1/10 ऑफ अ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जो एडिशनल कॉस्ट है वो भी आप काफ़ी बचा रहे हैं, क्योंकि आप जब यूके फ़िज़िकली जाते हैं तो आपका लिविंग एक्सपेंस होता है, ट्रैवल एक्सपेंस होता है, तो बहुत से जो एडिशनल एक्सपेंस हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो वो भी आपके माइनस आउट हो जाते हैं। सो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टूडेंट्स एक यूके की डिग्री लेना चाहते हैं उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूके में जाए बगैर और अपनी कॉस्ट को सेव करके पाकिस्तान में रहते हुए उसी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीकन हाउस से जो कि इल्हाक शुदा है, उनके जो सेमेस्टर्स होते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अगर 8 सेमेस्टर्स हैं वो 4 पाकिस्तान में करवाते हैं, 4 किसी और कंट्री में बैरून मुल्क करवाते हैं, तो क्या बीकन हाउस में भी ऐसा कुछ है सिस्टम? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज की जो कोलैबोरेशंस हैं, हमारी इंटरनल कोलैबोरेशंस हैं हमारे इंस्टीट्यूट की विद द पार्टनर इंस्टीट्यूट। सो जैसे आपने कहा कि अगर स्टूडेंट के डिग्री के कुछ सेमेस्टर्स वो यहाँ पढ़ता है, इसको इस तरह देख लेते हैं, अगर मैं अपने 2 सेमेस्टर्स BIC में पाकिस्तान में पढ़ता हूँ तो मैं तीसरे सेमेस्टर में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ यूके की पेरेंट यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम जो डिग्रीज़ और जो करिकुलम और जो सब असेसमेंट और असाइनमेंट्स एंड एग्जामिनेशन ले रहे हैं, दैट्स द मिरर ऑफ व्हाट दे आर टीचिंग इन यूके। सो पार्टनर इंस्टीट्यूट ही ये सारे करिकुलम को डिज़ाइन कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है। सो वो ट्रांसफ़र, क्रेडिट ट्रांसफ़र इज़ रिलेटिवली अ सिंपल टास्क। सो आप को यही है कि अगर ईयर 1 या ईयर 2 में बच्चा ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो ये ट्रांसफ़र काफ़ी स्मूथ होता है और उसके लिए कोई बच्चे को यूकैस एप्लीकेशन और कुछ भी नहीं करना पड़ता, और ये इंटरनल ट्रांसफ़र की तरह ही एक तरह का होता है, जैसे एक कैंपस से दूसरे कैंपस में आप ट्रांसफ़र। ठीक है हारून साहब, ये भी ज़रा इसमें कंफर्म कीजिएगा कि जो फिर बच्चों की डिग्री की वैल्यू है या ऑथेंटिसिटी है वो वही रहती है जैसे जो लोग बाहर रहकर वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, या उसमें फिर कोई फ़र्क रहता है?
नहीं, बिल्कुल आप अच्छा क्वेश्चन किया। एक काफ़ी क्वेश्चन या कंसर्न रहता है पेरेंट्स का कि क्या यहाँ की डिग्री और वहाँ की डिग्री फ़र्क है। तो डिग्री बिल्कुल सेम है। जो डिग्री के ऊपर डिटेल्स हैं, जो डिग्री अवार्डिंग डिग्री है एग्जैक्टली सेम है जो कि एक स्टूडेंट को जहाँ यूके जाके जो डिग्री मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्रेडिटिंग बॉडीज़ हैं जिसके अंदर सर फहरिस्त है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और डिफरेंट। तो हमारी डिग्रीज जो हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे BIC में करवाते हैं ये सब एक्रेडिटिंग बॉडी से एक्रेडिटेड है। इसका स्टूडेंट को फ़ायदा ये होता है कि उसको पाकिस्तान में रहते हुए एक तो यूके की डिग्री मिल जाती है और पाकिस्तानी जो एक्रेडिटिंग बॉडीज़ हैं वो भी इसको एक्रेडिट करती हैं। तो एक स्टूडेंट अगर यूके की डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करता है और वो फ्यूचर में पाकिस्तान में ही जॉब को परस्यू करना चाहता है तो ये सब डिग्रीज एक्रेडिटेड हैं हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। सो वो इजीली अप्लाई कर सकता है फॉर हायर एजुकेशन और फॉर अ जॉब पोजीशन एनीवेयर इन पाकिस्तान। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज में ट्रांसनेशनल जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें दाखिल जो स्टूडेंट्स होते हैं मकामी तस्लीम शुदा इदारों की तरफ से उनको तस्लीम किया जाता है? जी जी बिल्कुल, उनको मकामी जो हमारे एक्रेडिटिंग बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से तस्लीम भी किया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं, दे आर एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में मेंशन किया कि हम वाहिद पाकिस्तान का इदारा है जो PEC रिकग्नाइज्ड है। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको PEC रिकग्निशन की वजह से दे आर गिवन द PEC नंबर और उनको पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी लॉ प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इन स्टूडेंट्स की डिग्रीज़ को इक्वलेंसी भी मिल जाती है। सो हमने ये सारे पेज कवर किए हुए हैं और स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि वो अगर पाकिस्तानी मकामी किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करे और BIC से कोई UK बेस्ड डिग्री हमारे पास रहते हुए करे। इन दो स्टूडेंट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में टू गेट अ जॉब। ठीक है। और बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज के जो ट्रांसनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है इससे बरतानिया के जो पार्टनर इदारे में मुंतकली का अमल है वो कितना स्मूथ है? इसके लिए कुछ मखसूस शराइत हैं या तालिब इल्म के लिए क्या प्रोसीजर है ये? अच्छा, ये जो हमारा ट्रांसफ़र है ये बहुत सिंपल प्रोसेस है क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी मेंशन किया कि हम जब स्टूडेंट को एनरोल करते हैं तो स्टूडेंट जो होता है वो BIC के पास पढ़ रहा होता है लेकिन वो पार्टनर इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट कंसिडर होता है। सो वो उस हिसाब से जब वो स्टूडेंट ईयर 1 या ईयर 2 के अंदर एक कंप्लीट करने के बाद वो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करता है टू पार्टनर इंस्टीट्यूट और टू BIC। सो वो एक ट्रांसफ़र बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। अच्छा, इस ट्रांसफ़र का स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट भी है। अच्छा, बेनिफिट इस तरह है कि अगर कोई स्टूडेंट ये ट्रांसफ़र ऑप्शन अवेल करता है और वो UK अपना फाइनल ईयर UK में कंप्लीट करता है तो इस फाइनल ईयर को कंप्लीट करने की वजह से उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, होता यह है कि जब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है तो स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो UK की इन्वायरमेंट के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर सके विच इज़ क्वाइट वैल्यूएबल। और जब वो एक्सपीरियंस ले के पाकिस्तान वापस आएगा तो होपफुली वो पाकिस्तानी इकॉनमी को एक बेटर तरीके से सर्व कर सकेगा। इन शॉर्ट हम ये देख रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी एक तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है और एक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इन द कमिंग डेज वेरी बेनिफिशियल क्योंकि इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके पाकिस्तान वापस आएंगे और होपफुली हमारी इकॉनमी को सर्व कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हेड ऑफ एकेडमिक्स BIC हारून असगर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। अब बात करेंगे पे पाक की। पे पाक ने पाकिस्तान में अपनी एक नई मुल्की अदायगी स्कीम मुतारिफ करा दी है जिससे पाकिस्तान दुनिया के 28 ममालिक में शामिल हो चुका है जिनके पास अपनी मुल्की अदायगी स्कीम मौजूद है। इस स्कीम के तहत सारिफीन को मुतादिद फ़वाइद फराहम किए जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है। हर साल 1 लाख रुपए तक ज़िंदगी इंश्योरेंस दिया जाएगा जो आपकी माली हिफाजत को यकीनी बनाएगा। उसके बाद फ्रॉड
फ्रॉड प्रोटेक्शन आ जाता है। सारिफिन को सालाना 30,000 रुपये तक की फ्रॉड से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत भी मिल सकेगी, जो आपको गैर मजाज लेन देन से महफूज रखेगी। और फिर गो लूट लो ऐप पर डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा। गो लूट लो ऐप के जरिए 30,000 मुख्तलिफ मर्चेंट आउटलेट्स पर खसूसी रियायतें हासिल की जा सकेंगी, जो आपकी ख़रीदारी को मज़ीद सस्ता बनाएंगी। PIA और एयरसेल पर भी 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। PIA और एयरसेल की परवाज़ों पर 10% की रियायत फ्राहम की जाएगी, जो आपके सफ़र को सस्ता और आरामदेह बनाएगी। ये स्कीम पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में एक नए दौर का आगाज़ करेगी और सारिफीन की सहूलत के लिए मज़ीद बेहतरियाँ भी लेकर आएगी। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बात करेंगे चहलकदमी के बारे में। तो क्या आप किसी ऐसी जगह पर चहलकदमी करना पसंद करेंगे जो कि आज ख़तरनाक तरीन रास्तों पर मुनहसर हो? हाँ, तो बात करते हैं चीन के माउंट होशान में वाक़ हाइकिंग ट्रेल की, जो कि आपको खुशामदीद कहने के लिए अब तैयार है और इसको भरपूर तरीके से तैयार कर लिया गया है। शिमाल मगरबी चीन में वाक़ माउंट होशान की 7,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ चोटियों पर एक खूबसूरत मंदिर मौजूद, बिल्कुल, जिसके मनाजिर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जबकि वहां से इर्द गिर्द का जो नज़ारा है वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन पैदल चलकर इस चोटी तक रसाई जो है वो कमज़ोर दिल अफराद के बस की बात नहीं है, क्योंकि मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं न्यू की स्क्रीन पर बड़े ही ख़तरनाक मनाजिर हैं। यहाँ पर जाना, यहाँ पर पहुँचना बिल्कुल आसान बात नहीं है, क्योंकि ये रास्ता जो है ये बहुत पतले लकड़ी के तख्तों पर मुश्तमिल है। ये महज 12 इंच चौड़ा रास्ता है, जिस पर चलते हुए आपने अगर ज़रा सी भी गलती की तो आप हज़ारों फीट नीचे भी जा सकते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि इस रास्ते को 700 कबल तामीर किया गया था और अब भी ये काफ़ी मजबूत है, लेकिन चलना इस पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अक्सर पतले तख्तों पर ऊपर या नीचे जाने वाले अफराद की 2 कतारें मौजूद होती हैं, यानी कि एक ही वक्त में लोग ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। और सिर्फ 12 इंच चौड़ा इसका ये रास्ता है। ऐसी अफवाहें भी इसी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं कि हर साल यहाँ से गुजरते हुए 100 अफराद हलाक भी हो जाते हैं। लेकिन हुकाम ये कह रहे हैं कि रास्ता तो बहुत ज़्यादा महफूज है, क्योंकि वहाँ से गुजरने के लिए खुद को रस्सियों से बांधना भी लाजमी करार दिया गया है। और 55 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद जो हैं उनको ये मशवरा दिया जाता है कि वो यहाँ पर हरगिज़ सफ़र ना करें। इस वीडियो में जो मनाजिर हम देख रहे हैं यकीनी तौर पर दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। ये यकीनन एक स्टंट नुमा एक ट्रैवल है जो कि करते हैं, और चाइनीज आपको पता ही है दुनिया भर में अगर सयाहों की बात करें एडवेंचर है ये, और यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पैदल चलने वाले रास्ते पर जंजीरें लगी हुई हैं, मगर इस रास्ते में मुतादिद मकामात पर तख्ते काफ़ी शिकस्ता है, जिनका नज़ारा ही लोगों को हिम्मत ख़त्म कर देता है। बिल्कुल ऐसी है, जैसे ही आप उन तख्तों पर खड़े होते हैं और आप नीचे इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन आपने ले लिया है, जिसको खैर अब पूरा करना पड़ेगा। और ज़रा सी जो आपकी गलती है वो आपको हज़ारों फीट नीचे गिरा सकती है। तो ये एक वायरल वीडियो भी थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी, और ये खतरनाक रास्ता था जिसकी कहानी हमने आपको सुनाई है। आगे बढ़ते हैं। चीन के साइंसदानों ने रोबोट में ऐसा मसनूई दिमाग नस्ब कर दिया है जो कि इंसानी खुलियों से तैयार किया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रोबोट इंसानी स्टेम सेल से तैयार करदा मसनूई जिंदा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अहम काम अंजाम दे सकता है। चीन की तियानजिन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का तैयार करदा ह्यूमनाइड रोबोट इंसानी दिमाग की खुलियात इस्तेमाल करते हुए काम करता है। माहिरीन ये बताते हैं कि इस मसनूई दिमाग पर लगाई गई चिप अपने आज़ा को हरकत देने, रुकावटों से बचने और चीज़ों को पकड़ने जैसे बुनियादी काम सीखने के भी काबिल है। बिल्कुल, और इस यूनिवर्सिटी में सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक टीम ने एक लेबॉर्ट्री में इंसानी खुलियों से तैयार शुदा जो दिमाग है उसको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ फिट किया हुआ है, जिससे इसमें बैरूनी दुनिया के साथ बातचीत करने की अहलियत भी पैदा होगी। बिल्कुल ऐसी, और इसमें बैरूनी दुनिया के साथ बातचीत करने की जो सलाहियत है वो पैदा की गई है। इब्तदाई तौर पर ये जो तस्वुर है ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह ही महसूस हो सकता है, लेकिन रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि इंसानी दिमाग के खुलियों के साथ ये ह्यूमनाइड हाइब्रिड रोबोट जहानत के लिए राह हमवार कर सकता है। चीनी माहिरीन ने भी यह दावा किया है कि ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी का उभरता हुआ शोबा हाइब्रिड जहानत को फ़रोग देने में इनकलाब बर्पा कर देगा। और हम देख रहे हैं जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह से एडअप होती चली जा रही है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इंसानियत की जो आसानी है उसके लिए ही बनाई जा रही हैं। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जब AI टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इस दुनिया में आ जाएगी और जिस रोबोट टेक्नोलॉजी का हम भी जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इंसानों के लिए हो सकता है कुछ मुश्किलात भी क्रिएट हो जाएंगे, रोजगार भी खत्म हो सकते हैं। AI है, न्यूज़ एंकर्स तो मुतारिफ हो चुकी हैं दुनिया भर में, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे AI
न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो बुलेटिन भी करती हैं और इसी वजह से अब ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। हमारी नौकरियां भी खतरे में हैं। बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो लोग नौकरियां करने वाले खासतौर पर लोग हैं उनकी नौकरियां खतरे में आ जाएंगी इससे। बिल्कुल ऐसी, और बहुत से ऐसे अफराद हैं कि उन्हें फिर वक्त के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को बदलना होगा और वक्त के साथ हमें जिस तरह से चीज़ों में जिद्दत आ रही है अपने अंदर भी हमें वो सलाहियतें पैदा करनी है कि उन तमाम चीज़ों को हम उस तरह से इस्तेमाल करना भी सीखें और उनके साथ चलना भी सीखें, क्योंकि जो साइंसदान है वो तो आए दिन नई से नई रिसर्चेस कर रहे हैं। अब जिस तरह से रोबोट है उसमें कैसा मसनूई दिमाग लगाया गया है जो कि वो तमाम काम कर सकता है जो कि एक इंसानी दिमाग काम कर रहा है, तो ये एक अहम डेवलपमेंट है जो कि चाइनीज़ रिसर्चर्स की जानिब से, साइंटिस्ट की जानिब से की गई है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फ़ौज का अंदरूनी मामला है और उसे वो खुद ही देखें। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ और तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी सूबाई वज़रा और पार्टी के आला अहदेदार शरीक हुए। इस इजलास में IMF प्लान और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में महंगाई में कमी और बिजली की कीमतों में हर मुमकिन रिलीफ के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल भी दी गई है। जबकि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से कहा जा रहा है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहफीर में ले लिए गए हैं। ISPR ने बताया है कि बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। फौजी तहफीर में लिए गए रिटायर्ड अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल है। ज़राए कहते हैं कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नाइम तहफीर में लिए गए अफसरान में शामिल हैं। तीनों रिटायर्ड अफसरान पैगाम रसानी का काम किया करते थे। तहफीर में लिए गए 2 साबिक ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के शहर चकवाल से है और तीनों अफसरान एक सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। याद रहे कि 12 अगस्त को निजी हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी के मामले में मुदाखलत समेत पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दीगर खिलाफ वर्जियों पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया था। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन PTI का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, मेरा साबिक DG ISI से कोई ताल्लुक नहीं है। बानी PTI का अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ से कोई ताल्लुक नहीं, अगर फौज जनरल रिटायर्ड फैज़ का एहतसाब करना चाहती है तो करे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, ये फौज का अंदरूनी मामला है। बानी चेयरमैन PTI का कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ का 9 मई वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है, अगर 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा है फौज इंटरनल एहतसाब कर रही है, अगर ये एहतसाब कर ही रहे हैं तो फिर सबका करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। उनका मजीद कहना था कि जनरल फैज़ हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। जनरल फैज़ 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते रहे। फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था, वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ एंगेज थे। जनरल फैज़ ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आए थे। उनका यह भी कहना था कि जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा कि जनरल फैज़ हमीद को ना हटाएं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया। अब जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसका जिम्मेदार जनरल बाजवा को ठहराता हूं। उधर अडियाला जेल के अफसरान की जानिब से बानी PTI से मुबैना सहूलतकारी के मामले पर उनके सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला हुआ है। जेल ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात कर दिए गए हैं। सेल के अतराफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि अडियाला जेल में समाअत के दौरान जेल अमले को सहाफ़ियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत की गई है। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने गुज़श्ता रोज डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को तहफीर में लिया। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए जासूसी, पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। ज़राए का बताना है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल बिलाल से भी सिक्योरिटी इदारों ने कल रात पूछताछ की है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि 2 हफ्तों के बाद वतन वापसी होगी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, मेरे हवाले से मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का कहना था कि मैं अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा था। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूँ। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊँगा। 2 हफ्तों के बाद वतन वापसी होगी।
मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो पार्टी रहनुमाओं को मना किया है कि वो किसी भी तौर पर इस मामले पर कोई गुफ्तगू ना करें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुतालिक कोई बात ना की जाए, फौज का ये अंदरूनी मामला है और वो खुद ही इसे देखें। आप कितना वाइज डिसीजन समझ रहे हैं मुस्लिम लीग नून का कि वो इस मामले पर हमें सियासत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, मना कर दिया गया तमाम रहनुमाओं को भी? देखें, मुझे तो इस खबर की हकीकत का इल्म नहीं है। नवाज शरीफ ने तो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लंदन से जाके खुद लिया था जी, कि जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसमें वो इन्वॉल्व थे। लिहाजा अब अगर वो किसी को रोक रहे हैं, मैं उस खबर के ऊपर तबसरा इसलिए नहीं करूंगा कि ये मेरे इल्म में नहीं है कि कल उन्होंने कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शन दी हैं। बहरहाल चूंकि ये अब टॉक ऑफ द टाउन है, पूरी दुनिया में बल्कि डिस्कस हो रहा है कि जनरल फैज हमीद, साबिक DGI और उनके इक़दामात, उनके साथी जो उनके साथ ISI में भी रहे, बैचमेट भी हैं कुछ लोग इनके, और बहुत कुछ आने को है। जैसे अडियाला जेल का बताया है, वहां पे भी 10 रुकनी एक गैंग बन गया हुआ था डिप्टी सुप्रीडेंट की सरबराही में, जो पूरा सिस्टम चला रहा था, और उसके अंदर जुल्फी बुखारी, राजा बिशारत, इन सब के नाम आ रहे हैं और वो इन दी एंड पहुंचते हैं जनरल फैज हमीद और उनके इस टोले के पास जहां पे ये सारे ऑपरेट कर रहे थे। तो चूंकि अब फाइनल मरहले में है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और वो हो भी रहा है, तो उसके अंदर ये सारी फाइंडिंग्स आएंगी, चीजें आएंगी, और फिर बढ़ते हुए इसे आगे जाना है 9 मई की तरफ। ये जहन में रखिएगा, जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो वहीं जाके जुड़ेगी और फिर ये केस बहुत ज्यादा अहमियत और इख्तियार कर जाएगा जब इसको पब्लिक किया जाएगा। आई थिंक कुछ दिनों में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इस पे। तो आमिर साहब ये भी बताइएगा, जैसे 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर को मजीद जो है वो मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है, एक रिटायर्ड कर्नल साहब भी हैं, आपने भी नाम लिया जुल्फी बुखारी का और शिबली फराज का भी, इस तरह से और बहुत सारे बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। आप समझते हैं कि मजीद कोई इस तरह की गिरफ्तारियां इनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस का एविडेंस आएगा कि कौन इस हवाले से रहा, तो उन सबको फिर क्वेश्चन तो होंगे। ये तो नहीं होगा कि के हवाले से वो जेल सुपरिटेंडेंट को अरेस्ट किया गया है और मजीद वहां पे आप बता रहे हैं कि 10 रुकनी गैंग भी अब सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो लोग पैगाम रसानी का काम चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, और फिर बाहर जाके 2 लोग जाया करते थे जो फिजिकली लोगों से मुलाकातें करते थे। फिर टेलीफोन नंबर डेनमार्क, बेल्जियम और डेनमार्क, हॉलैंड और बरतानिया की सिमें यूज हो रही थी उसमें व्हाट्सएप में, और जहां पे सिग्नल कमजोर होते थे, जहां जैमर कमजोर होता था, ज़ाहिर है जेल के हुकाम को तो पता है, वहां से वो टेलीफोन भी ऑपरेट होता था। अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, तो हम तो वही कुछ बता सकते हैं जो अब तक सामने आया है कि काफी आगे चल के काम, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है जो हो रहा था। ठीक है, तो आमिर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे अभी हमने भी बताया है कि मजीद जो 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको तहवील में ले लिया गया है। बहुत से लोगों का ये बयानिया था, बहुत से लोगों की ये सोच थी कि पाक फौज में तो आला सतह पर एहतसाब है ही नहीं, तो ये बयानिया तो फिर अपनी मौत आप ही मर गया जब से हम ये देख रहे हैं इस कार्रवाई का आगाज हुआ है। देखिए, पाक फौज का जो मैकेनिज्म है एहतसाब का, वो कोई पब्लिक मैकेनिज्म नहीं है। हमारे पास सिर्फ उन चीजों की खबर आती है जो कोई हाई कोर्ट में लेके आ जाता है, इस फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। नॉर्मली लोग सजा एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, माफी तलाफी करते हैं, फौज छोड़ती नहीं है, उनका अपना एक सिस्टम है। लेकिन अब इनके बारे में, चूंकि वो इनके अपने करीबी अफसर हैं, ये कहीं ना कहीं शायद चूंकि इदारे के अंदर इरिटेंट हो गए थे, तो आप एक और इदारे के लोग, जैसे आपने बताया साकिब निसार साहब अदलिया के, कि वो लोग भी सहूलतकारों में शामिल थे, कोलैबोरेटर थे, उनके भी टेलीफोन्स को चेक तो जरूर किया जाएगा, उनके राब्तों को तो जरूर चेक किया जाएगा, और फिर जो हाजिर सर्विस लोग होंगे दोनों तरफ से, उनको भी शायद कुछ चीजों का सामना करना पड़े। तो साकिब निसार तो सर कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मेरा तो मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है इससे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, वतन वापस भी आऊंगा, तमाम तर सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि मैं रहूंगा भी यहीं पे। आप समझते हैं कि वापस आएंगे वो? उनको आना चाहिए, मौजूदा हालात हैं जो। गुड टू सी यू के बाद उमर अता बंदयाल साहब ने जब छोड़ दिया था, तो सबसे पहले लाहौर जमान पार्क में साकिब निसार साहब भी मिले थे, और उससे पहले भी मिलते रहे, बीच में भी मिलते रहे। अभी वो ऑडियो के ऊपर इनके बेटे की जो थी, वो केस कोई और था, और बाबर सत्तार साहब ने पूरी पाकिस्तान की एजेंसियों का केस खोल दिया हुआ है,
वो चल रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो ऑडियो लीक का केस इस वीक में लग रहा है, रात ही मैं देख रहा था। तो ये चीजें क्लियर होंगी, अगर वो स्टे खत्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो वो चीजें और आगे बढ़ जाएंगी। साकिब निसार साहब इतने छोटे बच्चे नहीं है कि रोटी को चोची कहते हो। ये चीफ जस्टिस के तौर पे बाकायदा एक ऑपरेटर थे 2018 के इलेक्शन के। ये शर्जील मेमन के कमरे में घुस जाया करते थे, ये शेख रशीद की इंतखाबी कैंपेन में चले जाते थे, ये कहते थे। लेकिन इन्होंने किरदार बाबे का अदा नहीं किया। ये खरंडरे बच्चे की तरह कि बस मेरे हाथ में बंदूक है और मैं सबको मार दूंगा। ये अपने जजों की ह्यूमिलेशन किया करते थे, जाके टेलीफोन फेंका करते थे, जेब में खुद लिए फिरते थे, इनके कोर्ट रूम में भी फोन होते थे। ये बातें डिसिप्लिन की ये नहीं हुआ करती कि मैं बड़ा हूं तो बस मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन सबके लिए एक जैसा होता है। तो साकिब निसार साहब ने तो वो काम किए माशाल्लाह कि पूरी लीगल जुरिस्प्रूडेंस इनके दौर में बदल गई थी। जिस किस्म के बेंचेस बनाते थे, जो सो फोटो लेते थे, सारे के सारे डॉक्टर सईद अख्तर का पीकेएलआई का नहीं आ गया केस कि अपने भाई के लिए किस कदर छोटा किरदार अदा किया। ये कैसे कहते हैं कि मैं इस नॉनसेंस में शामिल नहीं हूं? बनाई भी इनकी है ये सारी। जी, लेकिन जिस तरह से साकिब निसार साहब करते रहे हैं, हम सभी वो देखते आए हैं, जो कारनामे उनकी तरफ से भी किए गए हैं, तो यकीनी तौर पर कुछ सरपरस्ती तो थी। अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरह से कल अबसार आलम साहब ने एक ऑडियो रिलीज भी की है, ऑडियो कॉल, वो भी सब नहीं देखी है। और अब आके तमाम लोगों को ये चीज़ें याद आ रही हैं। जब भी हम देखते हैं कि कोई ताकतवर अपनी सीट पर मौजूद होता है, तब इस तरह की कोई बात नहीं की जाती है। अब जब पाक फौज की तरफ से ये इनिशिएटिव ले लिया गया है और तमाम कार्रवाई की जा रही है, तब बहुत से लोग मंजर आम पर आपको लगता है मजीद भी आएंगे, मजीद सबूत भी सामने आएंगे? देखिए, ताकतवर जब ये थे तो 2017 में ये मेजर जनरल थे, डीजीसी थे, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि इनको जनरल बाजवा ने ही प्रमोट भी किया है 3 स्टार। लिहाजा ताकतवरों को तो छोड़ दें, अबसार आलम को क्रेडिट दें, जो इस ताकतवर को मजबूर कर रहा था कि जो अपने छोटे अफसरों के जरिए काम लेते थे उनको खून करना पड़ रहा था और गिले शिकवे और धमकियां में वो गुफ्तगू कर रहे थे इनके साथ। तो अबसार आलम ने तो ताकत की सीट पे ताकतवरों को ही चैलेंज किया हुआ था कि कानून के दायरे में रह के बात करें सारे। तो ये चीजें उसके क्रेडिट पे जाती है। एक जर्नलिस्ट ने जब ऐसा ओहदा लिया, उस ओहदे के साथ वफाक की, उस पर नाराज भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं। किसी की फायदे में चली जाता है कोई एक्शन, कोई खिलाफ चला जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ऐसा काम शुरू हुआ है पाक फौज की तरफ से एहतसाब का कि उसके अंदर फिर अब छोड़ा किसी को नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर लेपापोती नहीं होनी चाहिए। मेरी पाक फौज से यही होगी, DGISPR से भी, कि आप अब इस केस को मंतकी अंजाम तक और जल्द पहुंचाएं। इसकी किस्तें रिलीज करने से बेहतर है इसको बताएं कि तश्त अज़बाम करें सारी और फिर फैसला सुनाएं जो मिलिट्री कोर्ट ने देना है और आर्मी चीफ की तौसीक के बाद उसको अनाउंस किया। और इसी के साथ आपको लग रहा है कि साने 9 मई के हवाले से भी कोई हतमी फैसला सामने आएगा कि उस पर क्या करना है, जितना वक्त उस केस को भी गुजर चुका है? देखिए, फिर कोलैबोरेशन जब साबित हो जाएगी तो फिर बहुत सारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट की तहवील में मजीद ले लिया जाएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सजाएं या फैसले या जजा देनी है वो रोका हुआ है, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि शायद अब ये मंतकी अंजाम की तरफ 9 मई भी और ये सारी सिचुएशन जारी है। तो आमिर साहब, दूसरी जानिब से आप समझते हैं कि बानी PTI की जानिब से पहले तो कहा जाता था, वो अपनी बात पे कायम थे कि बात ही नहीं करूंगा। अब जब से ये जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को तहवील में लिया गया है पाक फौज की तरफ से, तो अब वो मशरूत माफ़ी आप समझते हैं कि माफ़ी मांगी जाएगी या हालात इस तरह के पैदा होते नजर आ रहे हैं? नहीं, इमरान खान ने कोई ऐसा इंदी नहीं दिया कि वो माफी मांग रहे हैं। कल वो परेशान अदालत में जरूर थे, सिचुएशन माजी की निस्बत उनकी बॉडी लैंग्वेज मुस्तरिब थी, लेकिन कल भी उन्होंने जो गुफ्तगू की वो माफी वाली नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोच लेना चाहिए कि अब बहुत सारी चीजों को बजाय इसके कि साबित हों, जो पाक फौज ने रास्ता बताया था कि सच्चे दिल से माफी मांगे, जुर्म कबूल करें, तो कौम भी कोशिश करेगी कि उनको कोई रास्ता दे दे। वो सियासतदान है, उनको सियासी रवैया अपनाना चाहिए। ये हठधर्मी जिद, और ये फिर जब जनरल फैज हमीद का केस फाइनल होने की तरफ जाएगा, मुझे तो ये इतलात आ रही हैं कि बहुत कुछ सियासतदानों के करीब भी जाएगा मामला और वो मिलिट्री की तहवील में भी जा सकते हैं। अच्छा, तो आमिर साहब, फिर बात तो माफ़ी पे आके ख़त्म हो जाती है। आपको नहीं लगता कि खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं मौजूदा इस तमाम तर सूरत हाल में, तो आइंदा आने वाला जो मुल्की सियासी मंजरनामा है उसमें बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं कोई? देखिए, चूंकि ये इमरान ऑपरेशन या इमरान रजीम 2011 में जनरल पाशा ने शुरू की थी और फिर जनरल नदीम अंजुम के दौर में ये और जनरल बाजवा के ही दौर में आके फारिग हुए अपने वज़ारत उज़्मा के मनसब से। लेकिन इस दौरान एक पूरी नस्ल को तैयार किया गया जो जहनी तौर पे बिगाड़ी गई, जो आज आप जश्न आज़ादी के ऊपर देख रहे हैं ख़वातीन की ट्रोलिंग करते हुए। वो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते हैं, ना वो पाक फौज के शहीदों को देखते हैं।
तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ये समझ लें कि उनसे गलतियां हुई हैं, मैं तो इस बात का हूं हामी कि अगर वो माफी मांगे तो फिर उनके रास्ते पे चलते हुए बहुत सारे नौजवान नस्ल को हम शायद रास्ता दिलवा सकें कि वो कोई तामीरी काम करें। ये पाकिस्तान की बका का इशू है, तो उसके अंदर आप कोई कुछ लो और दो की बुनियाद पे ये नहीं है कि कोई सौदेबाजी है। एक्चुअली हमें अपनी नस्ल को भी तो बचाना है जो इस बेरारवी और इस रास्ते पे चल पड़ी है कि जहाँ पे ना किसी शहीद की इज्जत छोड़ते हैं, ना किसी फैमिली की इज्जत रहती है। तो ये 14 अगस्त पे मंचले बहुत निकलते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप पाकिस्तान के झंडे के साथ पार्टियों के झंडे उठाएं और फिर लोगों को ह्यूमिलेट करें। और ड्रोन के जरिए आमिर साहब आपकी बात इन्होंने जो भी किया, खैर उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे मजीद हम। आप समझते हैं कि अभी मौजूदा सूरत हाल में जो सर जंग एक शुरू हो चुकी है, जैसे कि ख्वाजा साहब के दरमियान और अली मोहम्मद खान स्पीकर पंजाब असम्बली है, वो कहते हैं कि नहीं बाजवा साहब ने एक्सटेंशन की बात की थी, अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि नहीं बाजवा साहब ने एक्सटेंशन की कोई मार्शल लॉ की कोई बात नहीं की थी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने उस वक्त भी बात की थी, जनरल बाजवा डेस्परेट थे, ये सारी मूवी एक्सटेंशन की थी और वो एक चाहते थे एक चांस और मिल जाए उन्हें। ये बिल्कुल मलिक अहमद खान साहब के अपने अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कह सकते हैं कि मेरे सामने नहीं हुई तो मैं उनको भी तरदीद नहीं करूंगा, लेकिन जनरल बाजवा ने सारे इकदाम इसीलिए किए थे कि उन्हें एक और एक्सटेंशन मिल जाए। ठीक है। और दूसरी तरफ बानी पीटीआई जिस तरह से साबिक DGISI से लाताल्लुकी का इजहार भी कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारा बड़ा कीमती असासा थे जनरल टैट फैज, उन्हें ज़ाया कर दिया गया, हमारा मुल्क का असासा थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा थे? क्योंकि जब रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कुछ डॉट्स ऐसे कनेक्ट हुए, जिसके बाद फिर हमने देखा कि फैज हमीद साहब को फौजी तहवील में ले लिया गया। वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, CMLA, तो उसको कहते हैं दूसरी तरफ कैंसल माई लास्ट स्टेटमेंट। तो ये जो है ना, या ऑर्डर कह लें, तो इमरान खान साहब एक ही सांस में उन्हें असासा करार दे रहे हैं कि मैं जो मर्जी कर लें, और हो सकता है कल प्यार मोहब्बत कर दें, कल उनकी फिर जनरल वहाँ अदालत में मुलाकात होगी जर्नलिस्टों से, या और ज्यादा गुस्से का इजहार करते हैं। आप उनको ये नहीं मुतय्यन कर सकते कि वो एक बात पे ही रुक के जाएंगे, वो तो यू टर्न को बहुत बेहतर समझते हैं, तो वो सिचुएशन के मुताबिक बयान बदलते हैं और यही उनकी सूरत हाल है और यही उनकी सियासत है। अच्छा आमिर साहब, कल जो इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर की ज़ेर सदारत और साबिक वज़ीर आज़म भी थे, मरीम नवाज शरीफ साहिबा थी, वफाकी वज़रा भी थे उसमें तमाम, और इस इजलास की अंदरूनी कहानी जो है, आप समझते हैं कि जो कहा गया है सदर नून लीग की तरफ से कि अवाम वाकई परेशान है बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, आइंदा आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ देंगे ये अवाम को? आप देखें, परसों वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम रिलीफ देंगे, कल वो अपने पार्टी के सदर और बड़े भाई के पास पेश हो गए, कुछ बताई, कुछ चीजें हो रही हैं। हमने भी ये चीजें देखी थी कि वो शायद जो स्लैब के ऊपर डकैती है ना 200 के बाद, कि 201 हो जाए तो 600, वो 6 महीने के लिए आप अगले स्लैब में चले जाते हैं। एक तो वो उसको कैप करने लगे हैं और उसके नए रेट्स लाने लगे हैं कि वो जो 200 रुपए तक का यूनिट है वो कुछ और होगा, 201 के बाद आप जो यूज करेंगे वो आपकी प्रोटेक्शन रहेगी 201 के यूनिट की, तो फिर अगर आप चंद ऊपर चले जाते हैं तो उसका थोड़ा रेट होगा। ये इस किस्म की कुछ कोशिशें हो रही हैं कि जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कितना ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे सकती है, उसके ऊपर प्लानिंग है, दायरा है, कुछ दिनों में अनाउंस तो करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान। और अभी बात कर लेते हैं इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स की। ISPs एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% की कमी आ चुकी है। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के लिए हुकूमती फैसले का गैर इरादी नतीजा निकला है, जिसके बायस गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त हुई है। ISPs एसोसिएशन ने मजीद कहा है कि इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन और इंटरनेट पर इंतजार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है और इसका असर खास तौर पर कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स के पेशावर अफराद, ऑनलाइन वर्किंग क्लास और इलेक्ट्रॉनिक से मुतालिका कारोबार करने वालों पर ज्यादा पड़ा है। इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स का कहना है कि वो शोबे जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिजिटल मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं वो अब अपने कारोबारी मामलात को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इंटरनेट की सुस्त रफ्तार उनके कारोबार की बका को खतरे में डाल रही है। ISPs ने बताया कि सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि बहुत से कारोबार अपने काम को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम पाकिस्तान से कारोबार का बड़े पैमाने पर इखराज देखेंगे।
कुछ दिन कबल ये खबर भी सामने आई थी कि हुकूमत की जानिब से फायरवॉल को तजर्बाती बुनियादों पर चलाए जाने से मुल्क में सोशल मीडिया की रफ्तार कम हो गई है और ये बात इस सूरत हाल से आगाह बाखबर हुक्काम ने बताई है, जबकि यही वजह है कि मुल्क में इंटरनेट पर मबनी कारोबार के मुस्तकबिल के हवाले से खौफ भी पैदा हो चुका है और पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर हैं, जिसके बायस अब ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ साथ घरेलू सार्फिन भी इंटरनेट ना चलने के शिकवे करने लगे हैं। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन चुकी है। जबकि दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ सेनेटर परवश खान की ज़ेर सदारत ईमान बाला की क़ायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने के मामले पर बहस की गई। फायरवॉल से मुताल्लिक़ PTA हुकाम ने कल क़ायमा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी, ताहम PTA हुकाम की अदम दस्तियाबी की वजह से एजेंडा मुलतवी कर दिया गया। फायरवॉल पर क़ायमा कमेटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर रखी थी। सेनेटर हुमायूं महमद का कहना था कि आपने लोगों का रोजगार तबाह करके रख दिया है, इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से बिजनेस मुतासिर हो रहा है, पहले ही सरमायाकारी नहीं है, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही, इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। जबकि बादशाह सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब करते हुए 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी है। इसी सूरत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में डिजिटल एक्टिविस्ट हैं साकिब अजहर साहब। साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्या है, ये कौन सी फायरवॉल है जिसके लगाने के बाद अब हम देख रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए लगाएगी, सिक्योरिटी को या निगरानी बढ़ाने के लिए तमाम तर काम किया गया, लेकिन फिर जो बाकी लोग इससे असरअंदाज क्यों हो गए? देखें जी, सबसे पहले तो जिसने भी ये सब कुछ किया, सबसे पहले तो किसी को भी ये नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या इंस्टॉल कर रहा है एंड ऑल दिस। इसका इम्पैक्ट देख लें। सबसे पहले इस वक्त के पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 30 हज़ार ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जिसका मतलब है कि लोग घर में बैठकर जो ऑर्डर करते हैं वो इतनी दुकानें हैं कि 20 से 30 हज़ार दुकानें हैं, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में 5.5 से 6 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं। लोग ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करते हैं। तो इम्पैक्ट क्या है कि आपने जब इंटरनेट बंद किया तो उस वक्त ये सारी दुकानें भी बंद हो गई। मीन्स आपने 30,000 दुकानें बंद की हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट किया। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बैठकर जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी तादाद 30 से 40 लाख है। 30 से 40 लाख लोग पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि 3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स होती है पाकिस्तान से IT, जो कि इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स। वो ऑब्वियसली जब पाकिस्तानी वहाँ से काम लेने जाते हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो इंटरनेट नहीं चल रहा होता। तो ये इस वक्त व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग बिजनेसेस करते हैं। हर कोई नहीं लिख सकता, ना आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ना वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो फायरवॉल बेसिकली है क्या, तो लोगों को जो कि बिल्कुल नहीं इस चीज़ को जानते हैं कि हो क्या रहा है कि जो भी आप कोई भी मैसेज करते हैं, कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बेसिकली एक बीच में दीवार लगा दी गई है और वो दीवार फायरवॉल है और फायरवॉल से वो उतर के आगे जाती है। अब वो बेसिकली फायरवॉल उसको स्लो करती है, रोक देती है उस चीज़ को, और वो फिर उससे गुजर कर जाना जब किसी चीज़ से, जब आप पहले डायरेक्ट जा रहे थे, अब आप बेसिकली इधर से जा रहे हैं तो वो रास्ता ऑब्वियसली वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से हर चीज़ स्लो हो गई है। 1,60,000 तो उबर ड्राइवर्स और ये जो फूड पांडा डिलीवरी और ये सारे लोग जो डिलीवर कर रहे हैं फूड, उनकी इम्पैक्ट है कि बिकॉज वो ऑर्डर लेकर मैप लेके घूम रहे होते हैं और इंटरनेट नहीं चल रहा, घर नहीं मिल रहा, तो अगला कहता है ऑर्डर बहुत डिले हो गया, कैंसिल। सो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है। ये एक है ऑब्वियसली गवर्नमेंट से तो ये तवक्को नहीं थी कि आप सिखा ही नहीं जा रहा कि जॉब्स क्रिएट करें, आपसे कहा जा रहा है जो हमारी इंडस्ट्री है कि आप हमें काम करने दें, आप हमें 6 नहीं, आपने पिछले दिनों टैक्स भी लगा दिया, 20 से 22% टैक्स लगा दिया एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे। उस वक्त भी लोग चुप करके लगे रहे, ठीक है, लेकिन अब तो मतलब आपने तो सब कुछ ही छीन लिया। अच्छा, फायरवॉल आप कह रहे हैं कि बेसिकली एक फिल्टर का काम कर रही है और उसमें से फिर इससे तो आपकी प्राइवेसी भी बड़ी हद तक मुतासिर होती है। बिल्कुल, आप कुछ भी वॉइस मैसेज कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, बेसिकली कोई जो है वो सुन रहा है, उस चीज़ को देख रहा है, या ऑब्वियसली कहीं स्टोर हो रही है, मॉनिटरिंग और फिर उसके बाद जा रही है, जिससे भी ऑलमोस्ट जो 30 से 40 आपने जैसे अभी कोट किया, इतने % स्पीड कम हो चुकी है। जब ऑब्वियसली दुनिया 5G की बातें कर रही है, हम यहाँ अभी तक यही रो रहे हैं कि हमें इंटरनेट स्पीड वही वाली हो गई। एग्जैक्टली।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त जो लोग हैं जो अपने घर का खर्चा चला रहे थे, इतनी इन्फ्लेशन में ये सारा कुछ कर रहे थे, एक दिन में अभी पिछले 4 दिनों में मैं देख रहा हूँ कि कितना लॉस हुआ, वो 30 अरब रुपए का लॉस है। मतलब इसका कौन जिम्मेदार है, इसको किसने रोकना है? कि अगर आपने कोई काम करना भी है कोई पूछने वाला तो आए पहले आप बताएं सबको, जी हम ये इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ये 3 दिन या 4 दिन लगेंगे, ताकि लोग जो क्लाइंट्स हैं जिनके या 30,000 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं इस वक्त, वो बता सकें अपने क्लाइंट्स को, वो क्लाइंट से बात करें, बीच में फ़ोन कट गया या आपकी वो अच्छा नहीं, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में ये फायरवॉल जो है इंस्टॉल की जाती है। ज़ाहिर है हर रियासत के, हर मुल्क के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं सिक्योरिटी के, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कंट्रोल हो जाती है। क्या वाकई ऐसा होगा 15-20 दिन या 1 महीने तक ये सूरत हाल ठीक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। देखें, कोई भी एक महज़ब मुआशरा या तरक्की याफ्ता मुआशरा एक दिन के लिए भी इंटरनेट की आउटेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तो हम 2 हफ्ते से ज़्यादा रो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। मैं खुद रोड पे आके प्रोटेस्ट किया, ना कि आज तक ज़िंदगी में किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाओ। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल हमारे साथ खड़े हुए। तो ये क्यों मतलब हमें मजबूर किया जा रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार किया जा रहा है? 1690 लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं पर डे। तो ये कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? बिकॉज पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, जो कि यहाँ बैठकर जो ऑनलाइन अर्निंग डॉलर्स और पाउंड्स में अर्न कर रहे थे उसको रोका जा रहा है। क्योंकि साकिब एक वक्त आया था, हमने देखा था कि हमारी जो तमाम इंडस्ट्री थी, सनत जो हमारी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी ड्यू टू लॉट ऑफ इश्यूज। अब आईटी इंडस्ट्री भी आपको लगता है कि फिर इसी तरह से हम बाहर के मुल्क शिफ्ट कर देंगे? जो पैसा पाकिस्तान आता था किसी ना किसी सूरत में, लोगों के भी घर चलते थे, पाकिस्तान में भी डॉलर आते थे, ये एक मौका भी हम गंवाने लगे हैं। पहली हमारी आईटी इंडस्ट्री कहीं स्टैंड नहीं करी, स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें। देखें, ये ही सिर्फ ओनली इंडस्ट्री थी जो कि मुल्क में डॉलर्स लेकर आती थी, यही ओनली मेनली कह लें। अगर आप 2018 के स्टैट्स देखें, $1 बिलियन की ट्रांजेक्शन्स थी इस वक्त ई कॉमर्स की, और आज 2024 में वो $6 बिलियन पे चली गई। मतलब जस्ट इमेजिन। और ये लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर डॉलर्स और पाउंड्स पाकिस्तान में लेकर आते हैं बाहर से अर्न करके, और फॉरेन इनकम में क्रिएट करते हैं। तो मकसद है कि ये तो लोगों को बेसिकली इनडायरेक्टली कहा जा रहा है मुल्क छोड़ के चले जाएं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कह सकते कि चले जाएं। ठीक है, तो अब क्या करना क्या चाहिए ऐसी सूरत हाल में? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं क्योंकि चाइना से ये इम्पोर्ट की गई है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे इंटरनेट के सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, नहीं वो यूज़र्स जो हैं वो दूसरे मतलब ऐसी कोई इंटरनेट यूज़ करें डिवाइस जो कि चाइना की ऐप हो या देखिए तो ये सारी कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, किसी को भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि ये फायरवॉल सोल्यूशन नहीं अभी, मतलब वी डोंट नो ना, अभी तो ये भी नहीं पता ये कौन कर रहा है। अगर आपने जैसे अभी कहा कि आईटी मिनिस्टर हैज सेड रिसेंटली कि जी पीटीए वाले पहुंचे नहीं है। पीटीए का मैं बयान देख रहा था, पीटीए हैज सेड हमें एक कंप्लेन नहीं मिली। मतलब ये क्या बात की जा रही है कि एक कंप्लेन नहीं मिली? पूरा पाकिस्तान इंटरनेट के बगैर था पिछले 2 हफ्ते से, और आप कह रहे हैं एक भी कंप्लेन नहीं मिली। ये अनबिलीवेबल बातें हैं जो कि जिंदगी में नहीं ऐसी सोची थी, और हम इस चीज़ को पाकिस्तान में होता देख रहे हैं। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी के लिए या निगरानी हम इसको कह लें, सर्विलेंस हम कह लें, ये करने के लिए तमाम तर काम किया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग थे जो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिर बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ेकार भी मौजूद हैं, VPN बच्चे ने डाउनलोड किया हुआ है, तो फिर इस फायरवॉल की क्या अहमियत या क्या वक़्त रह जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो VPN है ये सिक्योर चीज़ नहीं है कि आप किसी दुनिया के दूसरे सर्वर पे कनेक्ट हैं उस लोकेशन। और ज्यादातर लोग इलीगल यूज कर रहे हैं, गैर कानूनी VPN इस वक्त यूज हो रहा है। बेसिकली देखें, एक बच्चे ने कारोबार करना है, जिसके पास 1 रुपया नहीं है, उसने सर्विसेज देनी है पूरी दुनिया को, और वहां से वो पैसे जनरेट कर। अब VPN, फ्री VPNs तो बहुत ही अनसिक्योर होते हैं, और जब आपने बाय करना है वो मजीद खर्चा ऐड कर, वो क्यों ऐसे मुल्क में रहे जहाँ पर बेसिकली उसको एक ऐसी वही बात है, पानी का बिल देना है, फिल्टर लगवाना है, बिजली का बिल देना है, तो और चीजें करना है। तो इसी तरह से जब हमने इंटरनेट यूज करना है तो क्यों VPN लगाना है? तो इंटरनेट का बिल पहले इंटरनेट खरीदो फिर VPN खरीदो, मतलब डबल चार्ज। आपने प्रोटेस्ट भी किया, बाहर निकले, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो कोई मतलब आपको लगता है कि ये एहतजाज करने से कुछ इस बारे में बताइए? देखिए, जो हमारी आवाज़ है, जो एटलीस्ट हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप हमें जॉब्स क्रिएट करके दें, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो इस वक्त रोजगार हैं लोगों के, लाखों लोगों के, उनको ना छेड़े, उनको करने दे। जो इस वक्त पाकिस्तान में, अगर हम थोड़ा सा एक स्टैट लें कि एक दिन के अंदर 17
17,000 लोग 18 साल के होते हैं, 60 लाख लोग एक साल में 18 साल के होते हैं। क्या 60 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं? ये लोगों के पास यही एक दो उम्मीदें हैं कि घर बैठकर जो ऑनलाइन कमा सकते हैं या बाहर बैठकर आपस में मिलकर कमा सकते हैं और इंटरनेट से, उसको रोक रहे हैं। मतलब इट्स वेरी अनफेयर। तो अभी प्रोटेस्ट जो आप लोगों ने भी किया है, अब क्या कोई इस हवाले से कोई एसोसिएशन बनने जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ तो मसाइल फिर इतने आराम से हल नहीं होते हैं, या किसी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा? देखिए बहुत सारे वकील और बहुत सारे इस वक्त हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी हम आपकी हेल्प करते हैं, कोर्ट में जाते हैं एंड ऑल दिस, बट वी वांट टू सी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज कैसा चलता है, क्योंकि अगर ये मजीद एक हफ्ते इसको ऐसे चलाया गया तो हम तो फिर घर बैठ कर दरवाजा तो नहीं बंद कर सकते। तो हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टैंड हैं, खड़े हुए हैं, लाखों लोग हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त जिनका रोजगार मुतासिर हुए हैं और हम उसको रिकॉर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिजिटल एक्टिविस्ट साकिब अजहर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। लाहौर में पीटीआई के रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि जहां बेटे ने अपने बाप के पैसों से ही उसको कत्ल करवाने के लिए 6.5 करोड़ की डील की थी, अपने वालिद और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर के शाहिद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम कयूम शाहिद ने बाप के कत्ल की डील 6.5 करोड़ में की। तहकीकात में ये बात सामने आई कि बेटे ने बाप के पैसों से ही कत्ल की मनसूबाबंदी की और 6.5 करोड़ की डील में से 5 करोड़ दोस्त शहरियार ने लेने थे, जबकि 1.5 करोड़ शूटर को अदा करने थे। कत्ल से पहले 16,80,000 अदा किए गए, लेकिन बाकी रकम नहीं दी गई, जबकि डॉक्टर शाहिद पर जो पहला हमला किया गया था उसमें भी 6.5 करोड़ में ही डन किया गया था, जो कि नाकाम रहा था। पुलिस वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जो है वो बरामद कर चुकी है, जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है और जिससे मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को की जा रही है। याद रहे कि 2 अगस्त को पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में फायरिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मकामी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जाँ बहक हो गए थे और पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ था कि डॉक्टर शाहिद के बेटे कयूम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का तमाम तर प्लानिंग की थी, जिसके बाद उसके दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया गया था। और कयूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर शाहिद के इनकार पर उसने जनवरी में उन पर कातिलाना हमला करवाया था। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी। बहुत शुक्रिया शाहिद आपके वक्त के लिए। शाहिद, ये अभी तमाम तर जो हक़ाइक़ हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्या है? जैसे आपने बिल्कुल बताया कि 2 अगस्त का ये दिन था और जुमे का रोज़ था। आज भी आपको पता जुमा ही है, तो 14 रोज़ कबल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक पीटीआई के रहनुमा हैं डॉक्टर शाहिद और निजी अस्पताल एक लाहौर में बहुत बड़ा उसके मालिक भी हैं। इनके बेटा जो है कयूम शाहिद, इसने मुबैना तौर पर अपने वालिद को जो है शूटर के ज़रिए कत्ल करवाया। तमाम तर सूरत हाल ये थी कि ये एक लड़की थी, उसके साथ इसका अफेयर था, उसको पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। इसका वालिद जो है वो इस हक़ में नहीं था कि ये उस लड़की के साथ शादी करे, लेकिन चूँकि ये उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था और उसके साथ ये शादी का ख्वाहिशमंद था, इसने अपने वालिद को भी इस बारे में जो है बताया था कि मैं इससे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन इसके वालिद ने इसको मना किया था। लड़की का कोई फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम था कुछ? देखिए, वो उसके बारे में ये सुना जा रहा है कि वो एक छोटी मोटी कोई मॉडल थी और पार्टीज में जाती आती थी, इस वजह से वो उसके हक़ में नहीं थे कि ये इसके साथ इसकी शादी हो। चूँकि शाहिद सिद्दीक एक खुद सियासतदान थे, बिजनेसमैन हैं और इनका एक अच्छा वो असर रसूख था इस सोसाइटी में, इस वजह से वो इसके ख्वाहिशमंद नहीं थे कि इनके बेटे की शादी उसके साथ हो। लेकिन ये बज़िद था। जनवरी में इसने अपने वालिद के ऊपर एक कातलाना हमला करवाया था, किराए के उजरती कातिल लिए, उनके साथ 6.5 करोड़ में इसने डील की थी। ये कयूम जो है शाहिद बेटा, और खुशकिस्मती थी कि उस वक्त इसके वालिद जो हैं वो बच गए। इसने शूटर जो है अपना एक दोस्त था, उसके वालिद और चचा को ही हायर किया था, लेकिन इसको नहीं पता था मुलजिम जो है कयूम कि इसका जो दोस्त एक शहरियार है जिसको अभी भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, जो मेन मुलजिम है, और उसने अपने वालिद और चचा उनसे ही ये हमला करवाया था। 6.5 करोड़ में डील हुई थी कि ये 6.5 करोड़ देगा मुलजिम जो बेटा है जिसने अपने बाप अब कत्ल इसका करवाया। उस वक्त ये बच गए थे। अब फिर जो 2 अगस्त का दिन था, उस वक्त इसका वालिद जो है जुमे की नमाज़ पढ़ के जो है वो वापस जो है अपने घर जाने लगा। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठा है तो जो शूटर इन्होंने हायर किए थे उन्होंने फायरिंग की। 13 फायर जो हैं वहाँ पे मौके पे हुए थे, 13 खोल पुलिस के वहाँ से मिले थे, जिसके बाद ये गोलियाँ इतनी उस वक्त शदीद इन्होंने फायरिंग की जो शूटर थे कि वो जामबर नहीं हो सके डॉक्टर शाहिद सिद्दीक।
पुलिस की जो इब्तदाई तहकीकात है, तफ्तीश है, गाड़ी का भी शाहिद को कहा जा रहा है कि कोई बड़ी मालियत की गाड़ी थी जो अपनी गर्लफ्रेंड को वो गिफ्ट करना चाह रहा था, उसके भी पैसे उसने मांगे थे अपने वालिद। बिल्कुल, इसने अपने वालिद से जो है कयूम शाहिद ने एक गाड़ी मांगी थी कि मैंने उसको देनी है, लेकिन इसके वालिद जो है मकतूल डॉक्टर शाहिद, उन्होंने अपने बेटे को सालगिरह पे देने के लिए एक गाड़ी जो है वो बुक करवाई थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया था कि मैंने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज गिफ्ट लिया है। सरप्राइज वो अपने बेटे को देना चाहते थे कि मैं इसको दूंगा एक कीमती गाड़ी, 1 करोड़ मालियत की उस गाड़ी की कीमत है। अब जब वो गाड़ी इनके घर आ चुकी है लेकिन इनका वालिद नहीं है। मज़ेदारी की बात यहाँ पे ये देखें कि जिस दिन इसका वालिद कत्ल हुआ, इसने अपने वालिद की नमाज़ जनाजा भी पढ़ाई और निशाने इबरत है ये। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि नमाज जनाजा भी खुद पढ़ा रहा था और जिस तरह से एक्टिंग कर रहा था, बिल्कुल ऐसी। पुलिस को किस तरह से सुराग मिला? देखिए, पुलिस जो है आपको पता है कि इस मामले में हर ज़ावी को देखती है। कोई भी इंसिडेंट हो, कोई मर्डर हो या इक़दाम कत्ल की वारदात हो या कोई चोरी डकैती भी हो, तो पुलिस का सबसे पहला शक घर के मेंबरान पे होता है। अगर चोरी डकैती हुई तो कहते हैं जी नौकर बुलाएं। कोई रिश्तेदार मशकूक वहाँ पे हरकत कर रहा हो तो पुलिस उसको भी इंटरोगेट कर लेती है। अब ये तो कत्ल का मामला था, बड़ा मामला था, क्योंकि इसको अगर पुलिस अच्छे तरीके से इसको तफ्तीश ना करती तो ये एक सियासी रंग बन जाना था। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये मुखालिफ जमात के लीडर थे, इनके बारे में ये बताया जा रहा है। भी थे बड़े जी जी बिल्कुल, और प्रॉपर्टी टाइकॉन भी थे। ये बानी पीटीआई जो उनके बड़ा करीबी ये बंदा था, और ये जो जमात जब बनी थी ये उसके बानियों में से हैं। ये भी जो है ज़राए बता रहे हैं। तो इसको पुलिस ने बड़ा इशू बनने से पहले इसकी फौरी तौर पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई, जिसमें CIA की टीम भी थी, इन्वेस्टिगेशन की टीम, ऑपरेशन की टीम, हर टीम ने जो है अपना अपना मुख्तलिफ काम किया। पुलिस को जैसे जैसे कोई क्लू मिलता गया पुलिस उसको पकड़ के आगे भागती गई। यहाँ पे ये एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि जो पुलिस राय ये कहते हैं कि इस जो मकतूल है इसके कातिल का सबसे पहला जो क्लू था वो SHO दाता दरबार है, शहरियार नाम है उसका भी, उसको मिला। क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्स नहीं थे, वो इसको पकड़ नहीं सका, ठीक है, या यहाँ उस तक पहुँच नहीं सका। इसने अपने जो CIA के कोई इसके जानने वाले थे अफसर, उन तक सारी मालूमात दी, उन्होंने इसको जाके पकड़ लिया। ठीक है, क्योंकि CIA का काम ही ये है खतरनाक मुलजिम पकड़ना, खतरनाक डाकू पकड़ना, उजरती कातिल पकड़ना, प्रॉपर जियोफेंसिंग भी हर चीज़ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि फौरी तौर पे वहाँ पर उस दिन CIA की टीम, मुख्तलिफ टीमें जो हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया था। उन्होंने उस जिस सोसाइटी में ये कत्ल हुआ था वहाँ उसके करीब जितने भी CCTV कैमरे थे वहाँ से फुटेजेस ली, हासिल की। जब गाड़ी उस सोसाइटी में आई तो उसका नंबर और था, जब बाहर गई उसका फिर और नंबर था। वो जो इसका दोस्त था शहरियार, जिसने शूटर अपना वालिद और चचा हायर किया था, उसकी वालदा के नाम शहनाज बीबी की ये बिहाड़ी से किराए पे गाड़ी ली थी। देखे ना, इतना ये इसकी प्लानिंग थी इन लोगों की। इन्होंने लाहौर से नहीं ली गाड़ी, अपने नाम पे नहीं ली, माँ के नाम पे ली। वहाँ से गाड़ी चली, जब लाहौर में आई उसकी नंबर प्लेट और होगी। ठीक अच्छा, ये ड्रग्स भी यूज करता था ये जो मुलजिम है कयूम? हल्की फुल्की इस किस्म की ये जी बिल्कुल ऐसी है। चूँकि ये आपको मैंने बताया ना कि ये इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो पार्टीज़ में जाती थी, ये भी उन पार्टियों का शौकीन था। तो आपको पता जब ऐसी जगहों पर जाएँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे नशे होते हैं। अगर कोई शराब है, आइस है, कोक है, हैश का, मतलब मुख्तलिफ नशे होते थे। ये भी इस्तेमाल करता था, वो लड़की भी थी। अब ये जो यहाँ पे ये इन्होंने दोबारा जब इसकी तहकीकात कर रहे थे कि 6.5 करोड़ में ये दोबारा फिर डील हुई थी। 16,75,000 रुपया इसने कहा था कयूम शाहिद ने अपना दोस्त जो है शहरियार, उसको पे कर दिया था। जब गिरफ्तारी हुई वो कुछ मनाजिर हमने सुना कि बड़े वहाँ पर ड्रामाई सा सीन था। उन्हें एक प्रॉपर जो हिंदुस्तानी एक सीरीज है उसका नाम लेकर उन्हें कहा गया कि आप वो तो जरूर देखते होंगे, तो तब वो शायद घबरा गए। अब बिल्कुल देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि पुलिस हमारी पहले उनको शक जिस बंदे पे हो, जिस बंदे पे उसकी हरकत में काबिल पुलिस है, पहुंचती लेट है, बकौल के बाद है, लेकिन है काबिल, मतलब बिल्कुल ऐसी आपकी बात बचा है। उन्होंने इस पे फौरन नज़र रखी। चूँकि ये बड़ा एक्टिव था अपने वालिद की वफ़ात के बाद, बड़ा आगे भाग रहा था पीछे यूं इधर उधर। क्योंकि दूसरा बेटा जो तमूर था उसकी मदयत में मुकदमा दर्ज हुआ था। मतलब एक्टिंग इसकी थी, चीखो पुकार, रोना, पीटना, डालना।
जब ऐसी चीज़ें हों तो पुलिस ज़रूर उसको शक की निगाह से देख रहे थे। ठीक है, उन्होंने इसको वॉच किया, वॉच लिस्ट में ये उनके रिडार पे आ गया। जैसे ये रिडार में आया पुलिस ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब आपको पता हमारी पुलिस का जो तरीका तफ्तीश है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कहते हैं ना, कुछ बातों से मान जाते हैं, फिर कुछ हालातों से मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने देखा कि पुलिस ने फिर इस केस में मनवा लिया। वक्त की हमारे पास कमी है। शायद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।